रवि रात को तकरीबन 12 बजे अपने घर से अपनी कार लेकर निकल गया था। उसे अपने दोस्त को मिलने अहमदाबाद जाना था, जिसकी की हालत ख़राब थी। वो भयानक रूप से बीमार था। वो लास्ट टाइम अपने दोस्त को देखना चाहता था। हाईवे पर उसकी गाड़ी किसी तीर की तरह दौड़ रही थी, लेकिन लगभग 1-1:30 बजे के आसपास तेज़ हवाएं चलने लगी और तेज़ बारिश शुरू हो गई और उसकी गाड़ी एक छोटे से गांव के पास बंद पड़ गई। उसने गांव की तरफ देखा तो लगभग सारे ही लोग सो चुके थे, लेकिन एक घर में उजाला था और उसके ऊपर एक लॉज का बोर्ड भी लगा हुआ था, यानी वहाँ पर आप रुक सकते थे। लेकिन गांव के पीछे एक बड़ा सा जंगल था। सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। रवि उस लॉज के पास पहुंचता है और लॉज के मालिक से पूछता है कि मुझे यहाँ पर 3-4 घंटे तक रुकना है, कितने पैसे लगेंगे। उसने कहा कि तुम चाहे जितनी देर रुको, पूरे दिन का ही किराया लगेगा। रवि ने कहा कितने रुपए? उसने 2000 बताया। रवि ने कहा बस इतने से टाइम के इतने पैसे? उसने कहा आसपास बस एक यही लॉज है, तुम्हें रुकना है तो रुको, नहीं तो जाओ यहाँ से। रवि ने सोचा कि अब वो कहाँ जाएगा, तो उसने पैसे दे दिए और अपने रूम की चाबी मांगी। उसने कहा वो देखो लास्ट में, वो 301 नंबर रूम, उसी में तुम्हारा स्टे है। रवि ने कहा इतनी दूर? और लॉज काफ़ी बड़ा था, मुझे यहीं सामने के रूम की चाबी दे दो। उसने कहा नहीं, अभी यहाँ पर काम चल रहा है, बस वही रूम पर ही है। तो रवि ने कहा ठीक है। लेकिन उससे आदमी ने एक बात उसको बताई कि मैं तो रात को इस लॉज से अपने घर की तरफ चला जाता हूँ, तो मैं रात अकेले ही काटनी पड़ेगी। रवि ने कहा अब कितना टाइम बचा है? उस आदमी ने कहा जितना भी टाइम बचा हो, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूँ कि इन जंगलों में एक भयानक छलावा घूमता है, जो किसी का भी रूप लेकर तुम्हारे सामने आ सकता है या फिर तुम्हें किसी की आवाज़ में बुला सकता है। इसीलिए तुरंत जाके सो जाओ और कोई भी आवाज़ आए तो उस पर ध्यान मत देना, मैं तो जा रहा हूँ। ये कहकर वो लॉज का मालिक वहाँ से चला गया। रवि ने सोचा कि गांव के लोग अंधविश्वासी होते हैं, भला ऐसे भी क्या चीज़ हो सकती है जो किसी का भी रूप ले ले और किसी की भी आवाज़ निकाल दे। वो यही सोचकर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। तकरीबन 1 घंटे बाद ही कोई उसका दरवाज़ा खटखटाता है। रवि नींद से उठ गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि इस टाइम कौन है, जबकि वो लॉज का मालिक तो चला गया था, तो फिर कौन हो सकता है। और बाहर से गेट लॉक था, जो मेन गेट होता है, तो कोई अंदर आ भी कैसे सकता है। 2-4 बार तो दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। उसके बाद उसके उसी दोस्त की आवाज़ आई कि रवि दरवाज़ा खोल, मैं खुद तुझसे मिलने चला आया हूँ। रवि ने सोचा कि उसकी तबीयत तो इतनी ख़राब थी, वो यहाँ कैसे आ सकता है, लेकिन आवाज़ बिल्कुल उसी की जानी पहचानी थी। वो उसके दोस्त की हूबहू आवाज़ थी। 2-4 बार तो उसने बोला। उसके बाद उसने कहा कि तुम दरवाज़ा नहीं खोलेगा। मुझे पता था, इसलिए मैं तेरी माँ को भी साथ लेके आया। उसके बाद रवि की माँ की आवाज़ आई। उसने भी कहा कि रवि बेटा दरवाजा खोलो, बाहर काफी ठंडक है और बारिश भी हो रही है, हम बीमार पड़ जाएंगे, जल्दी से दरवाजा खोलो। लेकिन रवि को समझ नहीं आ रहा था कि ना तो उसने कोई फ़ोन किया, तो उनको पता कैसे लगा कि मैं किस लॉज में और कहाँ ठहरा हूँ।
वो बार बार बोलते रहे तो रवि के ऊपर एक अजीब सी बेहोशी छा गई। रवि को अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका एक मन कह रहा था कि दरवाज़ा खोल दो, क्या पता सच में वो वहाँ उससे मिलने आ गए हों, लेकिन दूसरा मन कह रहा था कि भला उन्हें पता कैसे लगा। लेकिन आवाज़ तो हूबहू उनकी ही थी। रवि ने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। वो तुरंत डर गया। उसे पता लग गया था कि उसके साथ कोई ना कोई खेल हो गया है। वो तुरंत वापस अपने बिस्तर पर आकर लौट गया और रज़ाई में अपना मुंह छुपाकर सोने लग गया। डर के मारे उसकी हालत ख़राब थी, लेकिन फिर भी उसे नींद आ गई। ये काफ़ी अजीब था। शायद ये उस छलावे का ही कोई असर था जिसने उसको नींद की आगोश में ले लिया था। थोड़ी देर बाद ही उसकी आंखें खुली। वो छलावा उसके सामने खड़ा था। रवि भागकर खड़ा हुआ तो वो छलावा एक अजीब सी हंसी हंस रहा था। उसने उसके सामने ही उसकी माँ का रूप लिया और उसके दोस्त का रूप लिया और उसके पिता का भी। उसने कहा, तो छलावा तुम्हें उसी रूप में दिखता है जिसमें तुम उसे देखना चाहते हो, और उसी आवाज में बोलता है जिसमें तुम उसे सुनना चाहते हो। रवि को अपने दादाजी की कही हुई एक बात भी याद आ गई कि छलावा अपनी आंखें नहीं झपका सकता। वो छलावा एकटक रवि को देखे जा रहा था। उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थी। वो एक झटके से रवि के पास आया और रवि का गला दबाने लगा। रवि की सांसें अब उसका साथ छोड़ने लगी थी कि तभी अचानक छलावा ने अपने हाथ अचानक से पीछे कर लिए। छलावे के हाथ जलने लगे थे। जब रवि ने अपने गर्दन की तरफ ध्यान दिया तो उसके गले में बंधा हनुमान जी का लॉकेट अब चमक रहा था और उस छलावे के हाथ चल रहे थे। उसने रवि की तरफ गुस्से से देखा और एकदम हवा की तरह दरवाजे से बाहर चला गया। रवि को अब पता लग गया था कि हनुमान जी ने उसे बचाया है। उसके गले में हनुमान जी का लॉकेट था जो उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उसके गले में डाला था, जिसने उसे बचा लिया। रवि तुरंत वहाँ से बाहर निकला और उस लॉकेट को अपने हाथ में लिए उस लॉज की दीवार के ऊपर से कूदकर, जो कि 6-7 फुट की छोटी सी दीवार रही होगी, अपनी गाड़ी में पहुंचा। इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई और वो वहाँ से निकल गया, क्योंकि रवि को पता था कि छलावा गया नहीं है, वो सिर्फ भागा है। जब रवि अपनी गाड़ी चला रहा था तो पीछे से कभी वो लॉज वाला और कभी उसका दोस्त उसे उसी लॉज के बाहर खड़े दिख रहे थे और उसे बुला रहे थे। लेकिन रवि ने एक ना सुनी और अपनी गाड़ी को भगाता रहा। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ें बंद हो गई और रवि शहर के एक होटल में आकर रुका और फिर सुबह अपने दोस्त के पास उससे मिलने चला गया। ये कहानी रवि आज भी नहीं भूला है, क्योंकि वो जानता था कि अगर हनुमान जी का लॉकेट उसके गले में नहीं होता तो शायद वो नहीं बच पाता। दिल्ली के रहने वाले रूपक को भूतों को देखने का जुनून था। उसे लगता था कि ये चीज़ें बस फिल्मों में और कहानियों में अच्छी लगती, इनका सच्चाई से कोई भी वास्ता नहीं। इस चक्कर में वो काफ़ी सारे ऐसे लोगों से मिलता था जो भूत पकड़ने का दावा किया करते थे। वो ऐसे तांत्रिकों से भी मिला जो कहते थे कि उन्होंने भूतों को बोतल में बंद करके रखा है, लेकिन रूपक को भूत कोई भी नहीं दिखा पाया। इसी खोज में एक दिन वो इंटरनेट पर एक आर्टिकल पढ़ रहा था। इसमें लिखा था कि अमावस की काली रात को अगर तुम मीठा खाकर शमशान घाट में जाओगी तो तुम्हें कोई ना कोई भूत प्रेत दिख सकता है। रूपक ने यही किया। उसने जब कैलेंडर पर नज़र दौड़ाई तो उसने देखा कि अमावस की रात तो आज ही है। वो तुरंत ही उस मीठा खाने के लिए घर से चल दिया। वो बाज़ार पहुंचा
और कुछ जलेबियाँ खाई और उसके बाद सीधा शमशान घाट की तरफ चल पड़ा। रात के तकरीबन 8 के करीब बजे होंगे और वो सर्दियों के दिन थे, तो लोग जल्दी ही अपने घरों में दुबक जाते थे। रूपक शमशान घाट के बिल्कुल अंदर पहुंच चुका था। अंदर पहुंचने के बाद एक खबर के सामने खड़े होकर वो हंसने लगा कि ये मुर्दो, तुम जहाँ भी हो मेरे सामने आओ, मैं तुमसे नहीं डरता और तुमसे मिलने आया और मीठा खाकर भी आया हूँ, तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। ये कहते हुए रूपक ने एक थैली को आगे बढ़ाया जिसमें कुछ जलेबियाँ थी, लेकिन रूपक को नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी कूल करने जा रहा है। उसके थैली आगे बढ़ाते ही एक हाथ उसके पीछे से कंधे पर आया, लेकिन रूपक अब डर चुका था। जो रूपक अब बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था, अब उसका गला सूख गया था कि आखिरकार पीछे कौन है। रूपक जैसे ही पीछे पलटा, उसने देखा कि एक सज धज के लाल जोड़े में कोई दुल्हन जैसी महिला खड़ी है। रूपक ने कहा कि तुम कौन हो? उसने कुछ न बोलते हुए वो जलेबियाँ रूपक के हाथों से ले ली और कहीं दूर भाग गई। रूपक को अजीब लगा कि भला ऐसे कौन करता है, लेकिन रूपक को अब थोड़ा डर भी लगने लगा था। रूपक ने सोचा कि इस प्लान को कैंसिल करते हैं और चलो अब घर चलते हैं। रूपक ये सोचते हुए जैसे ही पीछे मुड़ा, उसके सामने एक आदमी खड़ा था जिसके कपड़े पूरे खून से लाल थे और सर पे उसके एक गहरी चोट थी। और रूपक को बोला, एक अजीब सी आवाज़ में उसने रूपक से कहा कि हमारे लिए हमारे जलेबी नहीं लाए हो क्या? नहीं लाए हो क्या? हमें भी जलेबी खिलाओ या तुम्हारा मांस ही खिला दो। ये कहकर वो रूपक की तरफ पढ़ने लगा। रूपक समझ गया था कि जिन चीज़ों का पर्दाफाश वो करना चाहता है वो उसके सामने आ चुकी हैं और उनका सामना करने की हिम्मत उसमें है भी नहीं। रूपक वहाँ से जितनी हो सके तेज़ कदमों से भागने लगा। भागते भागते वो जैसे ही शमशान घाट के पास पहुंचा, उसने देखा कि वही औरत जिसने उसके हाथ से जलेबी ली थी वो सामने खड़ी है और वो बोली, ये जलेबियाँ इतनी स्वादिष्ट हैं, तुम्हारा मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह कहकर वो रूपक की तरफ अपना भयानक मुंह खोले बढ़ने लगी। जो अब तक इतनी सुंदर दिख रही थी, अब वो किसी चुड़ैल के समान हो चुकी थी। रूपक वहाँ से उसको बचते बचाते भागने लगा। वो शमशान घाट की दीवारें छोटी होने के कारण वो उस पर से कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब तो हो गया, लेकिन रूपक को आज भी अंधेरे से डर लगता है। वो आज भी कहीं भी अंधेरे में अकेले जाने से डरता है। भूत प्रेत की घटनाएं गांव देहात में ही ज़्यादा होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो शहरों में नहीं होती, बल्कि गांव में लोग उन पे ध्यान ज़्यादा देते हैं, इसलिए ये घटनाएं गांव में ज़्यादा सुनी जाती हैं। तो मैं आपको गांव देहात की कुछ ऐसी ही सच्ची घटनाएं बताऊंगा जो मैंने खुद अपने आंखों से देखी है। मेरे एक दोस्त के घर पे हर सुबह किसी न किसी जानवर का कटा हुआ हाथ, पैर, सर, इनमें से कोई भी चीज़ पड़ी हुई मिलती थी। वो शुद्ध रूप से शाकाहारी थे और पूरी तरह से धार्मिक थे। उनका मांसाहार से दूर तक वास्ता नहीं था और इस तरह घर में मांस का मिलना उनको कतई पसंद नहीं था। और साथ में उनको ये भी आशंका थी कि अगर इस तरह मांस मिल रहा है तो ज़रूर कोई व्यक्ति रात को आकर ये रख के जाता होगा। तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए, रातों को पहरा भी दिया, लेकिन कैमरे में सिर्फ इतना ही आता कि किसी जानवर की हाथ पैर जब भी उसके सामने कैमरे के आता तो अंधेरा छा जाता। जब भी कोई घटना एक कैमरे में रिकॉर्ड होने वाली होती तभी कैमरे के सामने अंधेरा छा जाता, और जब अंधेरा हटता तो वहाँ पर कोई न कोई मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ मिलता था। आखिरकार झाड़ फूक करने वाले बाबा को ये बातें बताई गई तो उन्हीं का पड़ोसी इस मामले में दोषी निकला। उसने कोई काला जादू करवा रखा था
काले जादू में आपको कोई भी चीज़ फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि अपने आप आप पाती है। ये सब शैतानी खेल होते हैं। उनका जायदाद का कोई मसला था, उसके चक्कर में वो उनको बर्बाद करना चाहता था, तो इसीलिए ये पंगा कर रहे थे। कोई प्लाट उनका था, उसी के बीच उनकी कोई रस्साकसी चल रही होगी। दूसरी घटना हमारे गांव के एक लड़के परवीन के साथ घटी। परवीन वैसे तो शरारती और आवारा लड़का था। रातों को 2-2, 3-3 बजे तक ऐसे ही सड़कों, चौराहों, कब्रिस्तान, जो जगह मिल जाए वहाँ पर घूमते रहना, बीड़ी, सिगरेट, शराब पीना, ये उसका शौक था। एक दिन ऐसे ही वो सिगरेट की एक डिब्बी लेकर रात को निकल गया। घर वालों की तो कोई बात मानता था ही नहीं। रात को तकरीबन 12-1 बजे वो शमशान घाट के पास से गुजर रहा था कि तभी उसे सामने से एक लड़का दिखा, वो तकरीबन उसी की हाइट का था। तो परवीन ने उससे कहा, क्यों भाई, सुट्टा लगाएगा क्या? वो लड़का कुछ नहीं बोला। परवीन उसके पास गया और उसके कंधे पे हाथ रखा। वो लड़का उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था। परवीन ने बोला, पी ले, जिंदगी के मज़े ले ले। लेकिन वो लड़का कुछ भी नहीं बोला। तो परवीन बोलता है, ऐसे क्या डर रहा है मुझसे, मैं क्या कोई भूत हूँ? तो वो लड़का बोला कि मैं तो नहीं डर रहा, लेकिन मुझे देखने के बाद तू ज़रूर डर जाएगा। ये आवाज़ तो परवीन को जानी पहचानी लगी। यह तो उसकी खुद की आवाज़ थी। वो लड़का तुरंत पलटा तो परवीन के होश उड़ गए। उसकी और उसकी शक्ल बिल्कुल एक सी थी। वो परवीन ही था जो दूसरे रूप में था, लेकिन उसका सफ़ेद चेहरा अजीब लग रहा था। उसकी आंखें लाल थी, बाकी सब कुछ परवीन के जैसा ही था। परवीन को समझ आ गया था कि ये कोई ऊपरी ताकत है, लेकिन उसने परवीन को उठाकर दूर फेंक दिया और परवीन की तरफ बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते परवीन के वो बिल्कुल पास आ गया। परवीन ने अपने माता पिता से छलावे के बारे में सुन रखा था और उस जगह पर छलावे की अफवाहें भी थी, तो परवीन थोड़ा सतर्क था। परवीन तुरंत उठा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस छलावे ने उसको गर्दन से पकड़कर तकरीबन 3-4 फुट हवा में ऊपर उठा लिया। परवीन की तो आंखें बाहर आने लगी। परवीन को अपनी मौत अब साक्षात दिखने लगी थी। लेकिन तभी परवीन के पापा वहाँ पहुँचते हैं और उनके हाथ में हनुमान जी का एक लॉकेट भी होता है और एक मशाल भी होती है। उसे देखते ही छलावा वहाँ से गायब हो जाता है। तो परवीन के पिताजी कहते हैं कि मैंने तुझे इस तरफ आते देख लिया था, इसलिए तेरे पीछे आ गया, और अगर आज मैं ना आता तो तेरा काम तमाम हो गया होता। परवीन को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसके बाद अब उसमें काफ़ी सुधार आ गए हैं। हालांकि मैं उसे जानता हूँ, अब वो काफ़ी हद तक सुधर गया है और ये एक अच्छी बात है। तीसरी कहानी मेरा एक दोस्त है जिसका कि नाम राहुल है, उसके साथ घटी थी। वो रोहतक में रहता है और जॉब करता है। प्राइवेट कंपनियों में ड्यूटी का कोई सिस्टम नहीं होता, आपको किसी भी टाइम जाना पड़ता है। उसकी ड्यूटी 8 घंटे की थी। वो शाम को जाता और रात को तकरीबन 3 या 4 बजे के करीब उसकी छुट्टी होती थी, तो वो घर आ जाता था। हालांकि रोहतक कोई बड़ा शहर नहीं है, एक मीडियम टाइप का शहर आप इसे बोल सकते हैं। यहाँ पर लूट पाट चोरी वगैरह नहीं होती है, लोग रात को भी घूम सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डर तो बना ही रहता है। इसलिए राहुल बाइक लेकर जाता था, लेकिन एक दिन वो अपनी बाइक से ना जाकर पैदल ही चला गया। तो रात को तकरीबन 3 बजे उसकी छुट्टी हुई। राहुल धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन रास्ते में एक चौराहे पर आकर उसने देखा कि एक औरत जिसने कि लाल साड़ी पहन रखी है, उस चौक पर एक छोटा सा बल्ब ही जल रहा था। तो रोशनी इतनी ज़्यादा भी नहीं थी कि सब कुछ साफ साफ दिख जाए। राहुल उस औरत के पास पहुंचा। राहुल सोच रहा था कि बिल्कुल लाल जोड़े में दुल्हन की तरह सजी ये औरत आखिर है कौन। राहुल उसके जैसे ही पास गया, उसने अपना चेहरा राहुल की तरफ पलटा। उसका चेहरा एक जली हुई खोपड़ी के समान था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और चेहरे पर ऐसा गुस्सा था
मानो कि राहुल को खा जाएगी। राहुल ये देखकर चौंक गया और वहाँ से तुरंत भाग खड़ा हुआ। हालांकि वो भूतनी डायन जो भी थी उसने राहुल का पीछा तो नहीं किया, लेकिन उसका डर राहुल के मन में ऐसा बैठ गया कि तकरीबन 1 महीने हॉस्पिटल में उसे एडमिट रहना पड़ा। और आज भी अगर आप उसको वो बात सुना देंगे तो उसके पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि उस रात को वो कभी नहीं भूल सकता। वाकई वो एक डरावनी रात थी। अगर आप राहुल से आज भी जाकर उस रात का नाम ले देंगे तो उसे डर लगना ज़रूर शुरू हो जाएगा। आज उसकी उम्र 20-22 साल हो गई है और तब वो 18-19 साल का था। चौथी कहानी मेरे ताऊ जी के साथ घटी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहानी में बता रखा है कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। तो राजस्थान में देखिए, गांव में कोई ऐसा उद्योग का काम नहीं होता है। जो चिमनी भट्ठे होते हैं, लोग इन्हीं पर कार्य करते हैं। तो मेरे ताऊ जी भी इन्हीं पर काम किया करते थे। वो रात को 2 बजे ही चले जाते और सुबह 5-7 बजे तक काम ख़त्म कर दिया करते थे, क्योंकि वो गर्मी का समय था, जुलाई का महीना था। राजस्थान की गर्मी कितनी खतरनाक होती है ये आप जाकर ही पता कर सकते हैं। और ये जिला चूरू की मैं बात कर रहा हूँ, जो राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। तो वैसा किया करते थे, रात को 2-3 बजे घर से निकल जाते और अपने ईंटों का काम निपटा कर सुबह 5-7 बजे वापिस आ जाते थे। उनके साथ एक उनका सहकर्मी भी था जो उनको रात को जगाने आता कि चलो भाई चलते हैं। उस दिन उनको पता नहीं क्या सूझी, वो उठे और चाय पी और चिमनी भट्ठे की तरफ चलने के लिए तैयार हो गए। ये बात लगभग 2010 की है। उस समय गांव में लोगों के पास इतने मोबाइल नहीं हुआ करते थे, उनके पास भी नहीं थे। वो अंदाजे से ही जाया करते थे। तो उनको अंदाज़ा लग गया था कि रात के 2 या 3 बज गए, लेकिन उनका अंदाज़ा गलत था। वो रात को शायद जल्दी सो गए थे या उन्होंने शराब भी पी ली थी, वो पीते थे। वो रात को तकरीबन 1-1:30 बजे ही उठकर चिमनी भट्ठे की तरफ चल पड़े। चिमनी भट्ठे से पहले एक छोटी सी नदी, या उसे आप नाला बोल सकते हैं, आता था, जिसके ऊपर एक छोटा सा पुल था। तो उसके ऊपर उनको एक औरत दिखाई दी। तो मेरे ताऊजी ने पूछा कि हेलो, आप कौन हैं? तो वो औरत कुछ ना बोली। ताऊजी उनके पास गए और बोलने लगे कि हेलो, आप कौन हैं? कि तभी उस औरत ने ताऊजी की तरफ अपना चेहरा किया तो ताऊजी की भी एक चीख निकल गई। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, आंखें लाल थी और मानो वो किसी जानवर की तरह लग रही थी। वो गुर्राते हुए ताऊजी की तरफ बढ़ी, लेकिन वो तुरंत वहाँ से भाग खड़े हुए। लेकिन भागते भागते कब उनकी आंखें बंद हो गई उन्हें पता ही ना चला। जब उन्हें होश आया तो वो घर में थे और बुखार से तप रहे थे। उनको काफ़ी तेज़ बुखार था। उनके मन में डर इस कदर बैठ गया था कि उस रात के बाद उन्होंने रात को कभी ना जाने का फैसला किया। तकरीबन 1 महीने तक बीमार रहने के बाद वो ठीक हुए। जब भूत प्रेत से सामना होता है तो कई बार बंदा बच भी जाता है, लेकिन उसकी शक्ति को ज़रूर ले लेते हैं, जिससे वो काफ़ी समय तक बीमार रह सकता है। इन्हीं कहानियों में भी कई केस ऐसे ही हुए थे जब भूत प्रेतों से वो बच तो गए, लेकिन उनकी शक्ति भूतों ने दे दी थी, इसलिए वो बीमार हो गए और उन्हें काफ़ी समय लग गया अपने आप को रिकवर करने में। अगर आप भी किसी भूत से इस तरह सामना कर जाते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि आपकी कोई ना कोई शक्ति तो वो ले ही लेगा। आप बीमार हो सकते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि डरिए मत, क्योंकि ये अचानक ही आपको कुछ ऐसा दिखा सकते हैं जो आपके हार्ट अटैक का भी कारण बन सकता है। इसलिए अगर ऐसी जगहों में रहते हैं, रात बिरात जाते हैं, तो ये मान के चलिए कि भूत प्रेत दिख सकता है और उसके लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करके रखना है। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। मेरा नाम है सुनील और ये थी सुनील हॉरर स्टोरीज़। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। कहानियाँ बिल्कुल सच्ची है, एक भी कहानी झूठी नहीं है।